हेलो दोस्तों, मैं राकेश सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने चैनल RKGS एकेडमी पर। इधर कुछ दिनों से मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था, उसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। लेकिन अब IAS PCS RO TGT PGT नेट JRF को दृष्टिगत करते हुए आज का जो मैंने चैप्टर लिया हुआ है मौर्य साम्राज्य मैंने पूरा समाप्त कर दिया है। ये लास्ट चैप्टर है और ये इस पर हम लोग इस चैप्टर में हम लोग चर्चा करेंगे मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो चलिए IMP जितने फैक्ट हैं उसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं। विश्वास मानिए आपके लिए बहुत ही IMP वीडियो होने वाला है। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में सबसे मुख्य स्रोतों की अगर बात किया जाए तो चाणक्य का अरसात, अरसात किसकी रचना है? चाणक्य की। इससे पता चलता है मेगस्थनीज की इंडिका, इंडिका किसकी रचना है? मेगस्थनीज की। अशोक के अभिलेख, शिलालेख और जो गुहालेख है उससे भी जानकारी मिलती है। जूनागढ़ का अभिलेख है, ये रुद्रदामन का है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि जूनागढ़ अभिलेख किसका है? रुद्रदामन का है। तो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से अब इसका जो पहला फैक्ट बनता है, ये मौर्य साम्राज्य जो हम देखते हैं इतिहास में, तो भारत की प्रथम केंद्रीकृत शासन प्रणाली, राजनीतिक केंद्रीकरण, तो यह भारत की प्रथम ऐसी शासन प्रणाली थी जिसको हम केंद्रीकृत भी मान सकते हैं और जिसको हम राजनीतिक केंद्रीकरण भी कर सकते हैं, जो पहली बार भारत में देखने को मिला था। फर्स्ट बार मौर्यों के समय में ही एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था और राजनीति का केंद्रीकरण दिखना हमको चालू हो जाता है। मौर्ययुगीन प्रशासनिक व्यवस्था के अनेक तत्व कहाँ कहाँ से लिए गए हैं? तो हमारा ऑप्शन जाएगा ईरानी एवं यूनानी शासन से। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके तत्व कहाँ कहाँ से लिए गए हैं? तो हमारा ऑप्शन जाएगा ईरानी और यूनानी से। जो जैसा ऑप्शन में आएगा वैसा आप मारोगे। शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा था? तो राजतंत्रात्मक था। VIMP फैक्ट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, चलिए अगले फैक्ट को देखा जाए। सम्राट जो होता था यानी जो शासक होता था वो कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका का प्रधान था। यानी कि सबसे ऊपर कौन होता था? तो सम्राट होता था। चंद्रगुप्त मौर्य की को अंगरक्षिकाएं चारों तरफ से घेरे रहती थी। ये बात मेगस्थनीज ने भी कहा है और चाणक्य ने भी कहा है कि चंद्रगुप्त की अंगरक्षिकाएं स्त्रियां होती थी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मंत्र परिषद का उल्लेख है। मंत्र परिषद का उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा कौटिल्य के अर्थशास्त्र मिलता है। अगला फैक्ट, अमात्यों में से जो अमात्य होते थे उन्हीं में से मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता था। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा उपधा परीक्षण। इसके द्वारा मंत्रिपरिषद के सदस्यों का चुनाव किया जाता था। VIMP फैक्ट, मंत्रिपरिषद के सदस्यों को 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। VIMP फैक्ट है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को कितना वेतन मिलता था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। अर्थशास्त्र में मंत्रिण का भी उल्लेख है। मंत्रिपरिषद के साथ साथ किसका उल्लेख है? मंत्रिण का उल्लेख है। अब अगले फैक्ट में देखें, मंत्रिण के सदस्यों को कितना वेतन मिलता था? 48,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। वहाँ हम लोग देख चुके हैं कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों को 12,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था और मंत्रिण के सदस्यों को कितना वेतन मिलता था? हमारा ऑप्शन होगा 48,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का उल्लेख मिलता है। तीर्थ का मतलब जो विभाग, प्रशासनिक विभाग थे। अर्थशास्त्र में विभागों को क्या कहा गया है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा तीर्थ कहा गया है। कितने तीर्थ होते थे? 18, यानी 18 विभाग थे। प्रधानमंत्री और पुरोहित प्रथम मेन विभाग था और सबसे इम्पोर्टेंट था। प्रधानमंत्री और पुरोहित चंद्रगुप्त के समय में यह दोनों विभाग किसके पास था? चाणक्य के पास था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री भी था और पुरोहित भी था। लेकिन बिंदुसार के समय में कुछ समय तक चाणक्य इस पद पर रहा था। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि चाणक्य बिंदुसार के समय में प्रारंभिक वर्षों में कौन उसका पुरोहित और प्रधानमंत्री था? तो चाणक्य ही था। ठीक है, बाद में चाणक्य के बाद खल्लाटक जो है बिंदुसार का प्रधानमंत्री और पुरोहित बनता है। VIMP फैक्ट, कुछ समय तक खल्लाटक प्रधानमंत्री के पद पर रहा था। अशोक का प्रधानमंत्री कौन था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा राधा गुप्त था। VIMP फैक्ट है। दूसरा समाहर्ता, दूसरा प्रधान अगर विभाग की बात किया जाए तो समाहर्ता था। ये राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी था। VIMP फैक्ट है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राजस्व विभाग का प्रधान अधिकारी कौन था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा समाहर्ता था। तीसरा सन्निधाता होता था। ये राजकीय कोषागार का प्रमुख था। सन्निधाता कौन था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा कि सन्निधाता राजकीय कोषागार का प्रमुख होता था। सेनापति कौन होता था? युद्ध विभाग का मंत्री कौन होता था? सेनापति होता था। VIMP फैक्ट। चौथा, युवराज कौन होता था? राजा का उत्तराधिकारी युवराज होता था। नायक, सेना का युद्ध में जो सेना का संचालन करता था, नेतृत्व करता था, उसको क्या कहा जाता था? नायक कहा जाता था। प्रतिष्ठा कौन था? ये फौजदारी न्यायालय यानी कंटक शोधन न्यायालय को फौजदारी न्यायालय कहा जाता था। इसका मुखिया प्रतिष्ठा होता था। VIMP फैक्ट है।
व्यवहारिक, ये दीवानी न्यायालय यानी कि धर्मस्थी, दीवानी न्यायालय को क्या कहा जाता था? धर्मस्थी कहा जाता था। इसका प्रमुख कौन होता था? व्यवहारिक होता था। ठीक है, यह एम्प्लीफाइड। कर्मांतिक, ये उद्योग धंधों का प्रधान निरीक्षक होता था। कर्मांतिक क्या करता था? उद्योग धंधों का निरीक्षण करता था। 10वां में देखा जाए मंत्रि परिषदाध्यक्ष, ये मंत्रि परिषद का अध्यक्ष होता था। VIMP फैक्ट है। ये सभी अधिकारी या तो वन लाइनर या तो सुमेलित करने के लिए पूछे जाते रहे हैं एग्जाम में। दंडपाल कौन होता था? सेना की रसद सामग्री की व्यवस्था करने वाला प्रधान अधिकारी। दंडपाल क्या करता था? ये सेना की जो रसद सामग्री होती थी उसकी व्यवस्था करने का कार्य यही करता था, दंडपाल करता था। अंतपाल सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। सीमावर्ती दुर्गों की रक्षा की व्यवस्था, किसको करनी होती थी? किसके अधीन होता था? अंतपाल के अधीन होता था। नागरक कौन था? ये नगर का प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? नागरक कहा जाता था। दुर्गपाल कौन था? राज्य के भीतरी दुर्गों, यहाँ देखिए अंतपाल है, ये सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था, देखभाल करता था। और दुर्गपाल राज्य के भीतरी दुर्गों के का प्रबंध करता था। VIMP फैक्ट है। ठीक है। प्रशासता, ये राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला तथा राजकीय आदेशों को लिपिबद्ध करने वाला अधिकारी होता था। कौन? प्रशासता होता था। VIMP फैक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि प्रशासता का काम क्या होता था। ठीक है। दौवारिक, ये राजकीय महलों की देखभाल करने वाला अधिकारी होता था। राजकीय महलों की देखभाल कौन करता था? दौवारिक करता था। VIMP फैक्ट है। अंतर्वशिक कौन होता था? सम्राट की अंगरक्षक सेना का प्रमुख अधिकारी अंतर्वशिक होता था। VIMP फैक्ट है। ये है विभाग। अब आगे चल के देखते हैं। अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का भी उल्लेख हुआ है। VIMP फैक्ट, अर्थशास्त्र में कितने मतलब अध्यक्षों का उल्लेख हुआ है? तो 26 अध्यक्षों का उल्लेख हुआ है। और किस अध्याय में? अध्यक्ष प्रचार अध्याय में हुआ है। VIMP फैक्ट। इन अध्यक्षों को मेगास्थनीज क्या बोलता है? मजिस्ट्रेट। यानी कि जिस अध्यक्षों को मेगास्थनीज ने क्या कहा है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा मजिस्ट्रेट कहा है। पहला अध्यक्ष कौन था? पणयाध्यक्ष। पणयाध्यक्ष कौन होता था? वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। VIMP फैक्ट। दूसरा सुराध्यक्ष, ये आबकारी विभाग का अध्यक्ष होता था। सुराध्यक्ष। सूनाध्यक्ष, ये बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये सभी फैक्ट। गणिकाध्यक्ष, गणिकाओं का अध्यक्ष कौन था? गणिकाध्यक्ष होता था। सीताध्यक्ष, ये तो इतनी बार पूछा गया एग्जाम में कि पूछिए मत। राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? सीताध्यक्ष होता था। अकराध्यक्ष, यह खानों का अध्यक्ष होता था। कोष्ठगाराध्यक्ष, ये कोष्ठागार यानी कि जो गोदाम होते थे उनका अध्यक्ष होता था। आयुषगाराध्यक्ष कौन होता था? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, औषधियों का अध्यक्ष होता था। कुप्याध्यक्ष कौन होता था? ये वनों का अध्यक्ष होता था। शुल्काध्यक्ष कौन होता था? व्यापार कर की वसूली का अध्यक्ष होता था। सूत्राध्यक्ष कौन होता था? कताई बुनाई विभाग का अध्यक्ष होता था। इन सभी अध्यक्ष। लौहाध्यक्ष, धातु विभाग का अध्यक्ष लौहाध्यक्ष कहलाता था। लक्षणाध्यक्ष छापे खाने का अध्यक्ष होता था। कई बार एग्जाम में लक्षणाध्यक्ष पूछा गया है। गो अध्यक्ष, ये पशु विभाग का अध्यक्ष होता था। विविताध्यक्ष, ये चारागाहों का अध्यक्ष होता था। VIMP फैक्ट, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। मुद्राध्यक्ष, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। ये पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। नवाध्यक्ष, ये जहाजरानी विभाग का अध्यक्ष होता था। पत्तनाध्यक्ष, बंदरगाहों का अध्यक्ष होता था। पत्तनाध्यक्ष। और संस्थाध्यक्ष कौन होता था? व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था। ये संस्थाध्यक्ष को पूछा है, नवाध्यक्ष को पूछा है, मुद्राध्यक्ष को पूछा है, विविताध्यक्ष को पूछा है। ये सभी खूब पूछे गए हैं। आगे देवताध्यक्ष कौन होता है? धार्मिक संस्थाओं का अध्यक्ष होता था देवताध्यक्ष। ठीक है। एक होता था मानाध्यक्ष, ये क्या करता था? दूरी और समय से संबंधित साधनों का अध्यक्ष होता था। VIMP फैक्ट, ये भी खूब एग्जाम में पूछा गया कि मानाध्यक्ष कौन होता था। अश्वाध्यक्ष, घोड़ों का अध्यक्ष होता था। अश्वाध्यक्ष। सुवर्णाध्यक्ष कौन होता था? सोने का अध्यक्ष होता था। अच्छा, पटलाध्यक्ष कौन होता था? ये महालेखाकार होता था। ठीक है। इन अध्यक्षों को, जो ये अध्यक्ष थे, इनको कितना वार्षिक वेतन मिलता था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 1000 वार्षिक वेतन मिलता था। ठीक है। अब हम लोग प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे, लेकिन एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जितनी भी चीज़ें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सभी या तो वन लाइनर या तो PCS RO और IS जैसे एग्जाम में सुमेलित करने के लिए पूछे जाते हैं। प्रांतीय प्रशासन की अगर बात किया जाए तो केंद्र किसमें विभाजित था? प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांतों का प्रशासन प्रांतों का प्रशासन कौन देखता था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा वायसराय देखता था। इसको वायसराय कहा जाता था। अशोक के अभिलेखों में ही इसी वायसराय को, जो प्रांतों का मुखिया होता था, इसको क्या कहा गया है? तो कुमार या आर्यपुत्र कहा गया है। तो अशोक के समय में वायसराय को क्या कहा जाता था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा कुमार या आर्यपुत्र कहा जाता था। अशोक के समय में कितने प्रांतों का उल्लेख मिलता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा
5 प्रांतों का उल्लेख मिलता है। अब इन प्रांतों को इनकी राजधानियों के साथ सुमेलित करने के लिए खूब एग्जाम में पूछा है। तो पहले प्रांत की अगर बात करें तो उत्तरापद की राजधानी क्या थी, तो हमारा ऑप्शन होगा तक्षशिला थी। दक्षिणापद की राजधानी हमारा ऑप्शन होगा सुवर्णगिरी थी। अवंती की राजधानी हमारा ऑप्शन होगा उज्जैनी थी। प्राची या प्राशी की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कलिंग की राजधानी तोसली थी। आप लोग पुराने क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए, यहाँ से सुमेलित करने के लिए खूब क्वेश्चन बने हैं। अगर सौराष्ट्र की बात किया जाए तो यह अर्ध स्वतंत्र प्रांत था। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से कौन सा प्रांत अर्ध स्वतंत्र था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा सौराष्ट्र था। चंद्रगुप्त के समय में पुष्यगुप्त वैश्य सौराष्ट्र का प्रशासक था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता रहा है कि चंद्रगुप्त के समय में सौराष्ट्र का कौन प्रशासक था, हमारा ऑप्शन जाएगा पुष्यगुप्त वैश्य था। अशोक के समय में सौराष्ट्र का प्रशासक कौन था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा तुषार था। तो अशोक के समय में सौराष्ट्र का प्रशासन और प्रशासक और चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सौराष्ट्र का प्रशासक, दोनों एग्जाम के दृष्टिकोण से VIMP है। मौर्य साम्राज्य में प्रांतों को क्या कहा जाता था, हमारा ऑप्शन जाएगा चक्र कहा जाता था। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रांतों को क्या कहा जाता था मौर्य समय में, तो हमारा ऑप्शन होगा कि चक्र कहा जाए। प्रांतों को किसमें विभाजित किया गया था, मंडलों में विभाजित किया गया था। ठीक है, मंडलों के अधिकारियों को क्या कहा जाता था, प्रदेष्टा या प्रादेशिक कहा जाता था। VIMP फैक्ट है। ठीक है, मंडलों का जो मुख्य अधिकारी होता था उसको क्या कहा जाता था, हमारा ऑप्शन होगा प्रदेष्टा या प्रादेशिक कहा जाता था। निम्नलिखित मंडलों का उल्लेख मिलता है हमको अर्थशास्त्र में। अब इन मंडलों को उनकी राजधानियों के साथ सुमेलित करने के लिए पूछा जाता है। तोसली के अधीन कौन सा मंडल था, तो समापा था। पाटलिपुत्र के अधीन कौन सा मंडल था, कौशाम्बी। सुवर्णगिरी के अधीन मंडल, तो हमारा ऑप्शन जाएगा इसिला। सौराष्ट्र के अधीन मंडल, तो हमारा ऑप्शन जाएगा गिरनार। मंडल किस में विभाजित थे, जिले में विभाजित थे। जिन्हें जिलों को क्या कहा जाता था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा जिलों को आहार या विषय कहा जाता था। VIMP फैक्ट खूब एग्जाम में पूछा है। ठीक है, आहार या विषय का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको विषयपति कहा जाता था। तो आहार या विषय के प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था, विषयपति कहा जाता था। जिले के शासक को क्या कहा जाता था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा स्थानिक कहा जाता था। स्थानिक के अधीन कौन होते थे, गोप होते थे। और गोप पूरे कितने गाँव का मुखिया होता था, कितने गाँव की देखभाल करता था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा 10 गाँव का मुखिया होता था। कौन, गोप। ये जो स्थानिक होता था ये समाहर्ता के अधीन कार्य करता था। तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है कि समाहर्ता किसके अधीन कार्य करता था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा स्थानिक के अधीन काम करता था। समाहर्ता के अधीन और भी थे, कौन, प्रदेष्टा। तो समाहर्ता के अधीन प्रदेष्टा और समाहर्ता के अधीन प्रदेष्टा भी होता था और स्थानिक भी होता था। तो स्थानिक और प्रदेष्टा दोनों समाहर्ता के अधीन कार्य करते थे। प्रदेष्ठी एक होता था, प्रदेष्ठी स्थानिक, गोप और ग्राम अधिकारियों के कार्यों की जांच करता था। यानी कि प्रदेष्ठी क्या करता था, जो स्थानिक होता था, जो गोप होता था और जो ग्राम अधिकारी जो होते थे, इनके कार्यों की जांच कौन करता था, तो हमारा ऑप्शन होगा प्रदेष्ठी करता था। प्रांतीय प्रशासन का क्रम अगर देखा जाए तो एक क्रम खूब पूछा जाता है। सबसे ऊपर कौन होता था, तो केंद्र होता था, फिर इसके बाद प्रांत होता था, कुमार या आर्यपुत्र यहाँ पे शासन करते थे। इसके बाद मंडल होता था तीसरे नंबर पर, कमिश्नर आधुनिक कमिश्नरियों के समान, और इसका मुखिया जो होता था प्रदेष्टा या प्रादेशिक होता था। अब इसके बाद आहार या विषय होता था, जिसे जिला आधुनिक जिले के समान होते थे, और इनके अधिकारियों को विषयपति अथवा स्थानिक कहा जाता था। स्थानिक जो होता था ये 800 ग्रामों का मुखिया होता था। VIMP फैक्ट, स्थानिक कितने ग्रामों का मुखिया होता था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा 800 ग्रामों का मुखिया होता था। द्रोणमुख कितने ग्रामों का मुखिया होता था, तो कितने ग्रामों का समूह होता था, तो स्थानीय 800 ग्रामों का समूह, द्रोणमुख 400 ग्रामों का समूह, खारवटिक 200 ग्रामों का समूह और संग्रहण 10 ग्रामों का समूह। ठीक है, ग्राम का प्रमुख कौन होता था, तो ग्रामीण होता था। ठीक है, तो यहाँ से ये समूह किसके अधीन कितने समूह होते थे, तो ये क्वेश्चन या तो सुमेलित करने के लिए या वन लाइनर खूब पूछे जाते रहे हैं। स्थानिक ग्रामों से भू राजस्व इकट्ठा करता था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया कि ग्राम से भू राजस्व एकत्रित करने की जिम्मेदारी किसकी होती थी, तो हमारा ऑप्शन जाएगा स्थानिक की होती थी। गोप क्या करता था, ये गोप जो होता था ये भू राजस्व का लेखा जोखा रखता था। तो भू राजस्व का लेखा जोखा कौन रखता था, तो हमारा ऑप्शन जाएगा गोप रखता था। नगर प्रशासन की अगर बात करें तो मेगास्थनीज के इंडिका से हमको नगर प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मेगास्थनीज ने नगर के प्रमुख अधिकारियों को क्या कहा है, एस्ट्रोनोमोई कहा है। VIMP फैक्ट, मेगास्थनीज नगर के प्रमुख अधिकारियों को क्या कहता है, तो हमारा ऑप्शन होगा एस्ट्रोनोमोई कहता है। मेगास्थनीज के अनुसार जिले का प्रमुख अधिकारी कौन होता था, एग्रोनोमोई। VIMP फैक्ट, यहाँ से क्वेश्चन खूब बने हैं कि मेगास्थनीज ने जिले के अधिकारियों को क्या कहा है, एग्रोनोमोई कहा है, और नगर के प्रमुख अधिकारियों को क्या कहा है, एस्ट्रोनोमोई कहा है। VIMP फैक्ट है। एग्रोनोमोई मेगास्थनीज ये भी बताता है कि जो एग्रोनोमोई होता था ये सड़क निर्माण का अधिकारी होता था। VIMP फैक्ट,
एग्रोनोमोई क्या होता था? सड़क निर्माण का अधिकारी होता था। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का समूह करता था। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन करने के लिए कितने सदस्यों का समूह होता था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 30 सदस्यों का होता था। और इनकी कुल कितनी समितियां होती थी? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 6 समितियां होती थी। और प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 5 सदस्य होते थे। सभी VIMP फैक्ट है। अब यहाँ से जितनी भी समितियां हैं सबको क्रम से मैं बता रहा हूँ, और क्रम से ही यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली समिति क्या करती थी, दूसरी क्या करती थी, पहली वाली कौन सी होती थी, दूसरी कौन सी होती थी। तो प्रथम समिति की अगर बात करें तो प्रथम समिति कौन सी थी? तो हमारा ऑप्शन है शिल्पकला समिति होती थी। इसका क्या कार्य था? कार्य इसका था नगर के सड़कों एवं भवनों का निर्माण और मरम्मत करना और नगर की साफ सफाई करना। पहली समिति शिल्पकला समिति। दूसरी समिति कौन होती थी? विदेश समिति होती थी। इसका कार्य क्या था? विदेशियों के रहने, खाने, दवा तथा मृत्यु हो जाने पर परंपरा के अनुसार शवाधान की व्यवस्था करना। ये दूसरी समिति, विदेश समिति। तीसरी समिति कौन सी थी? जनसंख्या समिति होती थी। इसका कार्य जन्म और मृत्यु का रजिस्टर तैयार करना होता था। चौथी समिति कौन सी थी? उद्योग व्यापार समिति होती थी। इसका कार्य क्या होता था? कार्य उद्योग और व्यापार का नियंत्रण करना और मूल्यों का निर्धारण करना तथा वस्तुओं की बिक्री की व्यवस्था करना। ये कार्य चौथी समिति करती थी, यानी उद्योग व्यापार समिति। पांचवी समिति कौन सी होती थी? तो वस्तु निरीक्षक समिति होती थी। इसका कार्य क्या होता था? बाजार में बिकने वाली वस्तुओं में मिलावट को रोकना होता था। वस्तु निरीक्षक समिति। कर निरीक्षक समिति ये छठवीं और अंतिम समिति होती थी। इसका कार्य क्या था? करों की चोरी को रोकना, प्रत्येक विभाग से प्राप्त करों का विवरण रखना तथा करों को एकत्रित करना। ये VIMP फैक्ट है। ये 6 समितियों में से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको सुमेलित करने के लिए भी और ऐसे भी कि प्रथम समिति क्या कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, तीसरी कौन सी थी। अर्थशास्त्र के अनुसार नगर का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? नगर का प्रमुख अधिकारी नागरक होता था अर्थशास्त्र के अनुसार। मौर्यकालीन प्रमुख अधिकारी, पहला अमात्य, ये योग्य अधिकारियों का समूह होता था। जितने भी योग्य अधिकारी होते थे उनके समूह को क्या कहा जाता था? अमात्य कहा जाता था। अग्रमात्य कौन होते थे? प्रधानमंत्री को अग्रमात्य कहा जाता था। प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? हमारा ऑप्शन होगा अग्रमात्य कहा जाता था। महामात्य कौन होते थे? नगरों का प्रमुख अधिकारी, जैसे पाटलिपुत्र का महामात्र विष्णुगुप्त था। यहाँ से भी क्वेश्चन आया हुआ है कि विष्णुगुप्त पाटलिपुत्र नगर का महामात्य कौन था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा विष्णुगुप्त था, ये महामात्य था। ठीक है, अगले फैक्ट में देखें। अगर अशोक की बात किया जाए तो अशोक के अभिलेखों के प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे? तो पहला धम्म महामात्र, ये धम्म महामात्र था। इसका उल्लेख कहाँ हुआ है? तो हमारा ऑप्शन होगा 5वें बृहस्पति अभिलेख में। इसकी नियुक्ति अशोक के राज्याभिषेक के किस वर्ष में हुई थी? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 14वें वर्ष में हुई थी। इसका कार्य क्या होता था? जनता के बीच धर्म का प्रचार करना। दूसरा अशोक का अधिकारी कौन था? तो हमारा ऑप्शन होगा प्रादेशिक था, प्रदेश का प्रमुख अधिकारी होता था। रज्जुक तीसरा था, इसकी भी नियुक्ति अशोक ने की थी। जनपद का प्रमुख अधिकारी होता था। जनपद का प्रमुख अधिकारी अशोक के समय में कौन होता था? तो हमारा ऑप्शन होगा रज्जुक होता था। और इसको अशोक ने इसकी नियुक्ति कब की थी? राज्याभिषेक के 26वें वर्ष में रज्जुकों की नियुक्ति की थी। और इनको पहले न्यायिक अधिकार प्रदान किया गया था, लेकिन बाद में पहले इसको केवल राजस्व का अधिकार दिया गया था रज्जुक को, लेकिन बाद में चल करके हम लोग देखते हैं कि इसको न्यायिक अधिकार भी दे दिए गए, यानी कि इसके पास न्याय और राजस्व दोनों विभाग इसके पास होता था, दोनों का कार्य करता था। युक्त, रज्जुक के अधीन कौन कार्य करता था? राजस्व अधिकारी। तो युक्त किसके अधीन कार्य करता था? और ये राजस्व अधिकारी होता था, ये रज्जुक के अधीन कार्य करता था। प्रतिवेदक, इसकी भी नियुक्ति अशोक ने करी थी। जनता की बात राजा तक पहुंचाने वाला अधिकारी होता था ये प्रतिवेदक। और इसकी नियुक्ति कब, इनका उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 6वें शिलालेख में मिलता है। ब्रज भूमिक, इसकी भी नियुक्ति किसने करी थी? इस अधिकारी की अशोक ने करी थी। इसका कार्य पशुओं की देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। इसका उल्लेख कहाँ होता मिलता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 12वें दीर्घ शिलालेख में ब्रज भूमिक नामक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, और यह इनकी नियुक्ति अशोक ने करी थी। इति झाखा महामात्य, इसकी भी नियुक्ति अशोक ने करी थी। अब इसको क्या स्त्री महामात्य भी कहा जाता था। इसको स्त्रियों की देखरेख करने वाले अधिकारी होता था। इसका भी उल्लेख अशोक के 12वें दीर्घ शिलालेख में मिलता है। VIMP फैक्ट। ठीक है, एक और अधिकारी था अंत महामात्य, इसकी भी नियुक्ति अशोक ने करी थी। इसका कार्य क्या था? सीमावर्ती प्रदेशों में धर्म प्रचार, सीमावर्ती प्रदेशों में इसका कार्य धर्म प्रचार करना होता था। और इनकी नियुक्ति असभ्य जनजातियों के बीच किया गया है, और इनका भी उल्लेख 12वें शिलालेख में मिलता है। ठीक है, अगर मौर्य काल की गुप्तचर व्यवस्था की बात करें
तो मौर्य के समय में गुप्तचर को क्या कहा गया है? गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गुप्तचरों को हमारा ऑप्शन रहेगा गूढ़ पुरुष कहा जाता था। इसके प्रमुख अधिकारी को क्या कहा जाता था? सर्प महामात्य कहा जाता था। गुप्तचरों की देखरेख करने वाला अधिकारी कौन होता था? सर्प महामात्य होता था। अर्थशास्त्र में कितने प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख हुआ है? तो हमारा ऑप्शन रहेगा 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिला है। पहला संस्था, ये गुप्तचर होते थे जो संस्थाओं में रहकर कार्य करते थे, यानी लगभग एक जगह रह करके ये अपना काम करते थे, इनकी एक संस्था होती थी। अब अगर बात किया जाए दूसरे हाँ, संस्था में पहले देख लें। संस्था में कितने प्रकार के गुप्तचर होते थे? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 5 प्रकार के गुप्तचर होते थे। पहला कौन था? कापटिक रूप। ये क्या करते थे? विद्यार्थियों के वेश में रहते थे, कापटिक। उदास्थित, ये सन्यासियों के वेश में रहते थे। गृहपति के किसान के वेश में रहते थे। वैदेह के व्यापारी के वेश में रहते थे। और तापस ये तपस्वियों के वेश में रहते थे। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है सम्मिलित करने के लिए भी, और इनसे पूछा भी जाता है काप्टिक कौन थे, उदास्थित कौन थे, गृहपति कौन थे, वैदेह कौन थे, तापस कौन थे। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा संचरा होता था। संचरा का मतलब भ्रमणशील गुप्तचर। भ्रमणशील जो एक जगह से दूसरी जगह घूम करके गुप्तचरी का कार्य करते थे, उनको अर्थशास्त्र में संचरा कहा गया। लेकिन संचरा भी कितने प्रकार के होते थे? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 4 प्रकार के। हम लोग देख चुके हैं कि संस्था 5 प्रकार के होते थे, उसी प्रकार से संचरा 4 प्रकार के होते थे। पहला क्या? स्त्री। विशेष प्रशिक्षण प्राप्त कौटिल्य के अनुसार स्त्रियों का परिवार नहीं होना चाहिए। कौटिल्य कहता है कि स्त्रियों का परिवार नहीं होना चाहिए, वही गुप्तचर हो सकती हैं। तीक्ष्ण, ये सूरवीर गुप्तचर होते थे। तीक्ष्ण कौन थे? तो हमारा ऑप्शन जाएगा सूरवीर गुप्तचर थे। रसद, क्रूर प्रवृत्ति के गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? रसद कहा जाता था। परिव्राजिका, भिक्षुणी वेश में, ये भिक्षुणी वेश में जो रहती थी इनको परिव्राजिका कहा जाता था। इसमें मुख्य रूप से वेश्याएं, इसमें मुख्य रूप से वेश्याओं की नियुक्ति की जाती थी। तो ये रहे संस्था और संचरा के 5 और 4 प्रकार, और इन प्रकारों से भी क्वेश्चन खूब आते हैं। दूसरे देश में जो नौकरी करने वाले गुप्तचर होते थे, इनको क्या कहा जाता था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा उभय वेतन कहा जाता था। पुलिस को अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? खूब आया एग्जाम में, रक्षण कहा गया है। अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के राजदूतों का वर्णन हुआ है। पहले कितने प्रकार के राजदूतों का अर्थशास्त्र में वर्णन हुआ है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 4 प्रकार के। पहला कौन था? निश्रिष्टार्थ, अमात्यों के गुण वाले किसी भी देश के साथ संधि या समझौता कर सकते थे। ये गुप्तचरों का सबसे क्या बोलते हैं, प्रमुख रूप था। ये इनको काफ़ी अधिकार थे, ये किसी भी देश के साथ संधि या समझौता कर सकते थे। VIMP फैक्ट। गुप्तचरों का दूसरा प्रकार परिमितार्थ था। ये अर्ध स्वतंत्र होते थे, राजदूत होते थे जो कुछ मामलों में स्वतंत्र अधिकार रखते थे, परंतु बड़े मामलों में राजा का परामर्श आवश्यक था। परिमितार्थ जो गुप्तचर होते थे। शासनहार, मात्र सूचना देने वाले, ये मात्र सूचना देते थे। ऐसे गुप्तचर होते थे जिनको और किसी प्रकार का अधिकार नहीं था, सिर्फ सूचना देने का अधिकार था। ठीक है। न्याय प्रशासन की अगर बात किया जाए तो ग्राम न्यायालय सबसे छोटा होता था, और इस ग्रामिक जो है ग्राम विद्धों की सहायता से यहाँ पे न्याय का कार्य करता था। अन्य न्यायालयों में क्रमशः अगर बात किया जाए तो पहले स्थान पे संग्रहण न्यायालय था, दूसरे स्थान पे खारवटिक न्यायालय था, तीसरे स्थान पे द्रोणमुख न्यायालय था, चौथे स्थान पे स्थानीय न्यायालय था, और 5वें स्थान पे जनपद का न्यायालय था, और 6वें स्थान पे पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय कहाँ पे था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा पाटलिपुत्र में था। और सबसे ऊपर किसका न्यायालय होता था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा राजा का न्यायालय होता था। तो ये क्रम है, ठीक है, चाहे इधर से उधर जाइए चाहे उधर से इधर आइए, एक क्रम भी आपको याद करके रखने हैं। ग्राम न्यायालय तथा राजा का न्यायालय छोड़कर सभी न्यायालयों के 2 प्रकार होते थे। यहाँ से भी क्वेश्चन खूब बना हुआ है कि निम्नलिखित में से किन न्यायालयों को बांटा नहीं गया था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा ग्राम न्यायालय को नहीं बांटा गया था तथा राजा के न्यायालय को नहीं बांटा गया था। बाकी सभी न्यायालयों को कितने भागों में बांटा गया था? 2 भागों में बांटा गया था। पहला कौन सा? धर्मस्थी न्यायालय, जिसको हम दीवानी न्यायालय कहते हैं। VIMP फैक्ट है, धर्मस्थी यानी दीवानी। और हाँ, धर्मस्थी न्यायालय के न्यायाधीश को क्या कहा जाता था? तो या तो धर्मस्थी कहा जाता था, व्यवहारिक कहा जाता था। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है VIMP फैक्ट, ये व्यवहारिक वाला खूब पूछा है। कंटक शोधन न्यायालय का मतलब क्या हुआ? फौजदारी न्यायालय होता था। ठीक है। और कंटक शोधन न्यायालय में अगर न्यायाधीश की बात करें तो ये प्रतिष्ठा होता था। दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश कौन होता था? व्यवहारिक होता था, पीछे हम लोग देख चुके हैं। और फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश प्रतिष्ठा होता था। अशोक के समय में जनपद का प्रमुख न्यायाधीश कौन था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा रज्जुक था। अशोक के समय में जिले का प्रमुख न्यायाधीश रज्जुक होता था। अशोक के समय में नगर का प्रमुख न्यायाधीश कौन होता था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा व्यवहारिक होता था। VIMP फैक्ट। अशोक की बात करें या चंद्रगुप्त की बात करें, दोनों में थोड़ी सी विविधता है। अर्थशास्त्र में विवादों के लिए कानून के 4 अंगों का वर्णन है। विवादों के निपटारे के लिए कितने प्रकार के अंगों का वर्णन
अर्थशास्त्र में, तो हमारा ऑप्शन जाएगा 4 प्रकार के अंगों का वर्णन है और इसी को चतुष्पद भी कहा गया। अब इन चारों को देख लेते हैं। पहला कौन था? ये पहला होता था धर्म, सार्वभौमिक कानून। सार्वभौमिक कानून को धर्म कहा जाता था। पुराने निर्णयों के आधार पर निर्णय देने को क्या कहा जाता था? व्यवहार कहा जाता था। यहाँ से मैं बार बार बोल रहा हूँ, सुमेलित करने के लिए वन लाइनर क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। चरित्र, तीसरा, गांव के अपने रीति रिवाज परंपरा को ध्यान में रखकर जो निर्णय होता था उसको चरित्र कहा जाता था। राज शासन, राजा द्वारा दिया गया कानून, ये सर्वोपरि होता था। राजस्व प्रशासन की अगर बात किया जाए तो कौटिल्य ने राजस्व के 7 स्रोतों का वर्णन किया। तो हमारा ऑप्शन जाएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौटिल्य ने राजस्व के कितने स्रोतों का वर्णन किया, तो हमारा ऑप्शन जाएगा 7 स्रोतों का वर्णन किया है। और इसी को कौटिल्य ने क्या कहा है? आय शरीर कहा है। राजस्व स्रोत को कौटिल्य ने क्या कहा है? आय शरीर कहा है। पहला क्या था? दुर्ग, नगरों से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? दुर्ग कहा जाता था। राष्ट्र, जनपद ग्रामों से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? राष्ट्र कहा जाता था। खनि, खानों से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था? खनि कहा जाता था। अगला सेतु, फल फूल एवं शाक सब्जियों से प्राप्त आय को सेतु कहा जाता था। वन, जंगलों से प्राप्त आय को वन कहा जाता था। ब्रज, पशुओं से प्राप्त आय को ब्रज कहा जाता था। वणिक पथ, स्थल मार्ग व जल मार्ग से प्राप्त आय को वणिक पथ कहा जाता था। यहाँ से वन लाइनर और बार बार बोल रहा हूँ, सम्मिलित करने के लिए क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं। राज्य भूमि से प्राप्त आय क्या कहलाती थी? राजकीय भूमि से प्राप्त आय को सीता कहा जाता था। VIMP फैक्ट है, ठीक है। स्वतंत्र रूप से किसानों से प्राप्त भूमि कर को क्या कहा जाता था? जो किसान राजकीय भूमि पर से किसान काम नहीं करते थे, अपनी भूमि पर काम करते थे, उनसे प्राप्त भूमि कर को भाग कहा जाता था। और ये कितना लिया जाता था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 1/6 भाग लिया जाता था। अब आइए देखते हैं मौर्यकालीन विभिन्न प्रकार के कर। किस कर को क्या कहा जाता था? विष्टि, निःशुल्क श्रम अथवा बेगार विष्टि कहलाती थी, कई बार एग्जाम में पूछा गया। प्रणय, संकट काल में प्रजा द्वारा वसूला जाने वाला कर क्या कहलाता था? हमारा ऑप्शन जाएगा प्रणय कहलाता था। उत्संग, प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला उपहार, इसको क्या कहा जाता था? उत्संग कहा जाता था। बलि, धार्मिक कर को बलि कहा जाता था। हिरण्य, नगद कर को हिरण्य कहा जाता था। रज्जु, भूमि माप कर को रज्जु कहा जाता था। चोर रज्जु, चोरों को पकड़ने के लिए लिए जाने वाला कर को क्या कहा जाता था? तो चोर रज्जु कहा जाता था। विविध, चारागाह कर को विविध कहा जाता था। परहीनक, राज्य भूमि पर पशु चराई कर को क्या कहा जाता था? परहीनक कहा जाता था। कौष्ठेयक, सरकारी जलाशयों के नीचे की जमीन पर लिया जाने वाला कर कौष्ठेयक कहा जाता था। पार्श्व, व्यापारिक लाभ कर को पार्श्व कहा जाता था। शुल्क, आयात कर को शुल्क कहा जाता था। वर्तनी, सीमा पार करने पर लिया जाने वाला कर वर्तनी कहलाता था। अतिवाहिका, मार्गदर्शन कर को अतिवाहिका कहा जाता था। गुल्मदेय, सैनिकों की फीस को गुल्मदेय कहा जाता था। तरदेय, पुल पार करने पर जो शुल्क लिया जाता था उसको तरदेय कहा जाता था। भोगगम, ज्येष्ठकों, ये ज्येष्ठकों यानी कि शिल्पी संघ का जो मुखिया होता था उसको क्या कहा जाता था? ज्येष्ठक कहा जाता था। ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है। तो ज्येष्ठकों के निर्वाह हेतु राजा की ओर से मिलने वाला ग्राम का राजस्व क्या कहा जाता था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा भोगगम कहा जाता था। सेना भक्त, अभियान के समय सेना जिस गांव से गुजरती थी उस गांव के लोगों द्वारा सेना को जो अनिवार्य रूप से कर दिया जाता था रसद सामग्री के रूप में, इसको सेना भक्त कहा जाता था। आयात कर, प्रवेश्य क्या होता था? आयात कर होता था। वस्तु के मूल्य का कितना भाग लिया जाता था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 1/5 भाग लिया जाता था। आयातित वस्तु पर पुनः बाजार जो कर लगाता था, यानी आयात की गई वस्तु पर पुनः बाजार जो कर लगाया जाता था उसे द्वार देय कहा जाता था। कुछ विशेष देशों से आयातित वस्तुओं पर कर नहीं लगाया जाता था, उसको क्या कहा जाता था? देशोपकार कहा जाता था। मान लीजिए कोई मित्र देश है, उससे कोई कर नहीं लिया जाता था, उससे देशोपकार या अनुग्रहिक कहा जाता था। VIMP फैक्ट है। हरजाने को क्या कहा जाता था? वैधरण कहा जाता था। VIMP फैक्ट है। निष्क्राम्य क्या होता था? ये निर्यात कर को निष्क्राम्य कहा जाता था। अर्थशास्त्र में बीमा के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? भृतिकारणेय का प्रयोग हुआ है, यानी कि इसका उल्लेख बीमा के लिए हुआ है। अब कुछ ऐसे उद्योग थे जो राज्य के नियंत्रण में या राजकीय नियंत्रण में होते थे, जैसे कि शराब उद्योग, नमक उद्योग, खान उद्योग,
हथियार उद्योग, जहाजरानी उद्योग। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं कि निम्न में से कौन सा उद्योग राज्य के नियंत्रण में था या नहीं था। तो ये 5 उद्योग अगर हमको याद रहेंगे तो हम इसको ऑप्शन में टिक कर सकते हैं। सैन्य प्रशासन की अगर बात किया जाए तो प्लिनी बोलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 रथ थे। प्लूटार्क की अगर बात किया जाए, प्लूटार्क बोलता है, प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को लौट डाला। ये कथन किसका है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा प्लूटार्क का है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि किसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं का गिरोह कहा है। तो हमारा ऑप्शन होगा जस्टिन ने कहा है। मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य विभाग की एक अन्य अलग समिति थी और इस समिति में कुल कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे। प्रत्येक समिति 5-5 सदस्यों में विभाजित थी, यानी प्रत्येक समिति में कितने सदस्य होते थे? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 5 सदस्य होते थे। और कुल कितनी समितियां थी? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 6 समितियां थी। अब यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, प्रथम समिति क्या करती थी? ये जल सेना की व्यवस्था करती थी, VIMP फैक्ट। दूसरी समिति क्या करती थी? ये सामग्री, यातायात व रसद की व्यवस्था। तीसरी समिति पैदल सैनिकों की देखरेख करती थी। चौथी समिति अश्वारोही सेना की व्यवस्था करती थी। पांचवी समिति गज सेना की व्यवस्था करती थी और छठी समिति रथ सेना की व्यवस्था करती थी। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि प्रथम समिति किसकी व्यवस्था करती थी, या द्वितीय किसकी करती थी, तृतीय किसकी करती थी। तो ये सभी समितियों को हमको याद करके रखना है, या यहाँ से सुमेलित करने के लिए क्वेश्चन आते हैं। युद्ध विभाग का प्रधान अधिकारी कौन होता था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा सेनापति होता था। सेनापति को कितना पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 48,000 पर्ण वार्षिक वेतन मिलता था। युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन कौन करता था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा नायक करता था। और नवाध्यक्ष नामक अधिकारी क्या करता था? ये युद्ध पोतों के अतिरिक्त व्यापारिक पोतों दोनों का अध्यक्ष होता था। ठीक है, इसको नवाध्यक्ष कहते थे। ठीक है। कौटिल्य ने पैदल सेना के 6 भागों का उल्लेख किया है। कौटिल्य ने पैदल सेना को कितने भागों में विभाजित किया था? हमारा ऑप्शन जाएगा 6 भागों में। पहला कौन सा था? मौल। अस्थाई सेना को मौल कहा जाता था। भृतक, किराए की सेना भृतक कहलाती थी। श्रेणी बल, युद्ध से आजीविका चलाने वाले जो होते थे, जो युद्ध के समय सेना में भर्ती हो जाते थे, उनको श्रेणी बल कहा जाता था। मित्र बल, मित्र राष्ट्र की सेना को मित्र बल कहा जाता था। बंदी बनाए गए सैनिकों को अमित्र बल कहा जाता था। जंगली सेना को आठवीं बल कहा जाता था। ये हो गए 6 सेना के रूप। दंडपाल के अधीन एक अधिकारी कौन होता था? आयुधगाराध्यक्ष होता था, ये दंडपाल के अधीन होता था। शताग्नि क्या होता था? एक शस्त्र है, आयुध है जिसका उल्लेख मिलता है शताग्नि का। अर्थशास्त्र में अग्नियोग का भी उल्लेख मिलता है। अर्थशास्त्र में अग्नियोग नामक शस्त्र का भी उल्लेख मिलता है, जिससे अग्निबाण बनाए जाते थे। अर्थशास्त्र में 3 प्रकार के युद्धों का वर्णन है। हमारा अगर पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र में कितने प्रकार का युद्धों का वर्णन किया गया, तो हमारा ऑप्शन रहेगा 3 प्रकार के। पहला कौन सा होता था? प्रकाश युद्ध, या आमने सामने जो युद्ध लड़ा जाता था उसको प्रकाश युद्ध कहते थे। दूसरे राज्य में फूट डालकर लड़ा जाने वाला युद्ध तुषड़ी युद्ध कहलाता था। कूट युद्ध, कूटनीतिक युद्ध को कूट युद्ध कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 4 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख है। कितने प्रकार के दुर्गों का उल्लेख है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 4 प्रकार के। पहला कौन था? औदक, नदी द्वीप में बना दुर्ग होता था। पहाड़ों पर बना दुर्ग पर्वत होता था। मरुभूमि या झाड़ियों के बीच बना दुर्ग धान वन होता था। ठीक है। वन, घने जंगलों में बना दुर्ग वन होता था। सामाजिक जीवन की अगर हम बात करें तो समाज 4 वर्गों में विभाजित था, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था। कौटिल्य ने शूद्रों को आर्य कहा है। ये बहुत ही VIMP कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शूद्रों को कौटिल्य ने क्या कहा है, तो हमारा ऑप्शन जाएगा आर्य कहा है। और कौटिल्य शूद्रों को शिल्प, व्यापार, कृषि तथा पशुपालन करने की अनुमति देता है। कौटिल्य ने शूद्रों को सेना में भर्ती होने की भी अनुमति प्रदान की थी। कौटिल्य ने अनेक वर्णसंकर जातियों का उल्लेख किया है, जिनकी उत्पत्ति अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाहों से हुई है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सी वर्ण संकर जातियाँ थी या नहीं थी। तो इन जातियों को हमको याद करके रखना है, जैसे कि अम्बष्ट, निषाद, पार्श्व, रथकार, छत्ता, वैदेहक, मागध, सूत, पुल्लकश, वेड़, चंडाल, स्वपाक आदि। अशोक के शिलालेखों में दास और कर्मकारों का उल्लेख है जो शूद्र थे। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज में कितनी जातियों का उल्लेख किया? तो हमारा ऑप्शन रहेगा 7 जातियों का, बहुत ही VIMP है। पहला कौन था? दार्शनिक था, संख्या में सबसे कम होते थे। दूसरा किसान थे, जो संख्या में सबसे अधिक थे। तीसरा अहिर या ग्वाले थे। चौथे कारीगर और शिल्पी थे। 5वां सैनिक होते थे। 6वां निरीक्षक अथवा गुप्तचर होते थे। 7वां सभासद, इनकी संख्या सबसे कम होती थी। ठीक है। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में दास नहीं थे। बहुत VIMP फैक्ट है। मेगास्थनीज बोलता है कि भारत में दास या दास प्रथा नहीं थी। कौटिल्य ने कितने प्रकार के दासों का उल्लेख किया? हमारा ऑप्शन जाएगा 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। पहला कौन था? ध्वजाहत होता था। युद्ध में विजयी दास को क्या कहा जाता था? ध्वजाहत कहा जाता था। पेट का दास, यानी कि जो भूख के कारण दास बनता था, उसे उदर दास कहा जाता था। घर की दासी से उत्पन्न दास को गृहजात कहा जाता था। पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त दास को दायागत कहा जाता था।
दान में प्राप्त दास को लब्ध कहा जाता था, खरीदा हुआ दास कृत कहा जाता था, अपने आप को बेचा हुआ दास आत्मविक्रयी कहा जाता था, ऋण के बदले में बना दास अहितक कहा जाता था और दंड स्वरूप बनाया गया दास दंड प्रणीत कहा जाता था। स्त्रियों की स्थिति की अगर बात करें तो स्मृति काल की अपेक्षा स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति थी स्त्रियों को, लेकिन बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं थी। कौटिल्य ने इस ऐसी स्त्रियों को अनिष्कासनी कहा है जो बाहर नहीं निकलती थी। उनको क्या कहा है कौटिल्य ने? हमारा ऑप्शन रहेगा अनिष्कासनी कहा है। अर्थशास्त्र में सती प्रथा का उल्लेख नहीं मिलता, VIMP फैक्ट, लेकिन यूनानी लेखकों ने सैनिकों की स्त्रियों में सती प्रथा का उल्लेख किया है। स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? रूप जीवा कहा जाता था, VIMP फैक्ट। बहुत सी गणिकाएं गुप्तचर का भी काम करती थी, ये भी एग्जाम में खूब पूछा गया है। गणिकाओं के कार्य का निरीक्षण कौन करता था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा गणिकाध्यक्ष करता था। विधवा विवाह प्रचलित था या नहीं था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा प्रचलित था। जो विधवाएं विवाह नहीं करती थी उन्हें क्या कहा जाता था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा छंदवासिनी कहा जाता था। जो धनाढ़ विधवाएं होती थी उनको अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा धनाढ़ विधवाओं को आढ़ विधवा कहा गया है। कुलीन परिवार में बहुविवाह की प्रथा थी, यानी कि जो कुलीन परिवार होते थे वहाँ बहुविवाह की प्रथा थी। अर्थशास्त्र में स्त्रियों के लिए असूर्यम पश्या शब्द का प्रयोग हुआ है। असूर्यम पश्या किसको कहा गया है? स्त्रियों को कहा गया है। और किसमें कहा गया है? अर्थशास्त्र में कहा गया और कौटिल्य ने कहा है। समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। ठीक है। लड़कों की विवाह की आयु कितनी होती थी? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 16 वर्ष होती थी। और लड़कियों के लिए विवाह की आयु कितनी वर्ष होती थी? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 12 वर्ष होती थी। मौर्य काल में तक्षशिला, उज्जैन व वाराणसी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि शिक्षा के प्रमुख केंद्र मौर्य काल में कौन कौन से थे? तो तक्षशिला था, उज्जैन था और वाराणसी था। वाग्जीवक कौन होते थे? मनोरंजन की अगर बात किया जाए तो विविध प्रकार की बोलियां बोलने वालों को क्या कहा जाता था? वाग्जीवक कहा जाता था। प्लवक कौन होते थे? रस्सी पर जो नाचते थे उनको प्लवक कहा जाता था। कुशी लोग कौन होते थे? जो तमाशा दिखाते थे उनको कुशी लोग कहा जाता था। सौभिक किसको कहा जाता था? मदारी को कहा जाता था। जो जादू का खेल दिखाते थे उनको कुहक कहा जाता था। अदिति कौशिक ऐसे बौद्ध भिक्षु जो देवताओं और सर्पों की चित्र लोगों को दिखाते थे या बेचते थे, उनको अदिति कौशिक कहा गया है। अर्थशास्त्र में प्रेक्षागृहों या रंगशालाओं का वर्णन है। प्रेक्षागृहों का वर्णन अर्थशास्त्र में मिलता है। प्रेक्षागृहों में भाग लेने वाले जो पुरुष होते थे उनको क्या कहा जाता था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा रंगोपजीवी कहा जाता था। और प्रेक्षागृहों में जो स्त्रियां भाग लेती थी उनको रंगोपजीवनी कहा गया है। प्रवहण क्या था? एक खूब एग्जाम में पूछा गया है। एक प्रकार का सामूहिक भोज होता था, प्रवहण। आर्थिक जीवन की बात किया जाए तो राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और वाणिज्य और व्यापार पर आधारित थी। इनको सम्मिलित रूप से वार्ता कहा गया। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया वार्ता किसको कहा जाता था? वार्ता में क्या क्या शामिल थे? तो हमारा ऑप्शन रहेगा कृषि शामिल होता था, पशुपालन और वाणिज्य और व्यापार, इन्हीं को सम्मिलित रूप में वार्ता कहा गया है। एक कृषि, व्यापार, वाणिज्य और पशुपालन में सबसे ऊपर कौन था? सर्वोपरि कौन था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा कृषि था। अर्थशास्त्र में धान की फसल को श्रेष्ठ कहा गया है और गन्ने की फसल को सबसे घटिया कहा गया है। तो गन्ने की फसल को सबसे घटिया और धान की फसल को अर्थशास्त्र में विश्वगुप्त ने सबसे अच्छी और बुरी माना है। अर्थशास्त्र में वर्ष में 3 फसलें उगाए जाने का जिक्र किया गया है। कितनी फसलें? 3 फसलें। हैमन क्या होती थी? रबी की फसल होती थी। ग्रीष्मिक क्या होती थी? खरीफ की फसल होती थी। केदार होती थी, जायद की फसल होती थी। मेगस्थनी ने वर्ष में कितनी बार वर्षा होने का उल्लेख किया है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 2 बार वर्षा होने का उल्लेख किया है। राज्य की भूमि की व्यवस्था करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? कई बार एग्जाम में पूछा है, सीताध्यक्ष कहा जाता था। पीछे में हम लोग देख चुके हैं। राजकीय भूमि से प्राप्त आय को कौटिल्य ने क्या कहा है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा सीता कहा है, यानी राजकीय आय को सीता कहा जाता था। अर्थशास्त्र में भूस्वामी को क्या कहा गया है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा क्षेत्रक कहा गया है। और काश्तकार को क्या कहा गया अर्थशास्त्र में? तो हमारा ऑप्शन जाएगा उपवास कहा गया है। तथा भूमि कर अधिकार को, यानी जो भूमि कर देता था उसको क्या कहा गया है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा स्वाम्य कहा गया है। राज्य की ओर से सिंचाई की व्यवस्था को क्या कहा जाता था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा सेतुबंध कहा जाता था। मौर्य काल में सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था, यानी ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, VIMP फैक्ट। मौर्य काल में सिंचाई कर कितना लिया जाता था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 1/5 से 1/3 भाग हुआ था। मौर्य काल में सबसे प्रमुख उद्योग कौन सा था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा सूत कातने और बुनने का था। ठीक है। अर्थशास्त्र से पता चलता है कि काशी, बंग, पुंड्र, मालवा, कलिंग सूती वस्त्रों के लिए विख्यात थे। तो सूती वस्त्रों के लिए विख्यात कौन कौन से स्थान थे? तो इनको हमको याद करके रखना है, ये थे। बंग का मलमल कहाँ का? बंग का मलमल सबसे विख्यात था, VIMP फैक्ट। कौटिल्य ने चीन पट का उल्लेख किसने किया है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा कौटिल्य ने किया है। ये कहाँ से आता था? चीन से।
व्यापार का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो हमारा ऑप्शन रहेगा पणयाध्यक्ष। यही होता था व्यापार का सर्वोच्च अधिकारी। पणयाध्यक्ष के नियंत्रण में संस्थाध्यक्ष होता था, जो व्यापारिक मार्गों वर्गों का भी नियंत्रण करता था। मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को क्या कहा गया है? तो हमारा ऑप्शन रहेगा संभूत समुत्थान कहा गया है व्यापारियों के संगठन को, और साव्यवहारिक कहा जाता था। व्यापारियों के संगठन को संभूत समुत्थान या समव्यवहारिक कहा गया है। व्यापारियों के नेता को क्या कहा जाता था? तो हमारा ऑप्शन रहेगा सार्थवाह कहा जाता था। मौर्य काल में सबसे बड़ा व्यापारिक मार्ग कौन सा था? ये उत्तरापथ का था। VIMP फैक्ट, सबसे बड़ा व्यापारिक मार्ग। मौर्य काल में अगर व्यापार की बात किया जाए तो चीन से रेशम आयातित किया जाता था, ताम्रपर्णी से मोती का आयात होता था, नेपाल से चमड़ा आयात होता था, सीरिया से मदिरा आयात होता था, पश्चिम एशिया से घोड़े आयात होते थे, और मिस्र को निर्यात किया जाता था। हाथी दांत, कछुए, सीपी, मोती, रंग, नील, बहुमूल्य लकड़ी, ये सब मिस्र को निर्यात किए जाते थे। तो आयातित और निर्यातित वस्तुओं को भी पूछा जाता है कि आयातित कौन सी वस्तुएं थी, निर्यातित कौन सी वस्तुएं थी, और कहाँ से आयात या निर्यात किया जाता था। तो ये सारे फैक्ट हमको याद करके रखने हैं, ठीक है। सिक्के की अगर बात किया जाए तो मौर्य काल की राजकीय मुद्रा कौन थी? तो हमारा ऑप्शन जाएगा पण थी। पण 3/4 तोले के बराबर, कितने तोले के बराबर होता था? 3/4 तोले के बराबर होता था। पण का प्रयोग किसमें होता था? तो राजकीय अधिकारियों का वेतन आदि देने में पण का प्रयोग किया जाता था। पण को आह सिक्का भी कहा गया है, क्योंकि इस पर कई प्रकार के चिन्ह बने गए हुए थे। देसी वस्तुओं पर कितने प्रकार का कर लगता था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 4%। और आयातित वस्तुओं पर कितने प्रकार का कर लगता था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा 10%। बिक्री कर लगता था। मेगास्थनीज बोलता है कि बिक्री कर की चोरी करने वालों को क्या मृत्यु दंड दिया जाता था? VIMP फैक्ट है, ठीक है। दूसरे में व्यापारिक मार्ग की बात करें तो उत्तरापथ, दूसरा व्यापारिक मार्ग उत्तरापथ था। ये पाटलिपुत्र से पुरुषपुर यानी पेशावर तक जाता था, और ये ताम्रलिप्ति से जुड़ा हुआ था। मौर्य काल का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा पश्चिमी तट पर स्थित भड़ौच या भृगु कच्छ। ये भी क्वेश्चन आता है। मौर्य काल का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा भड़ौच या भृगु कच्छ था, और ये पश्चिमी तट, किस तट पर स्थित था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा पश्चिमी तट पर स्थित था। भृगु कच्छ प्राचीन भारत का सबसे पुराना और बड़ा बंदर, प्राचीन भारत का सबसे पुराना और बड़ा बंदरगाह कौन सा था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा भृगु कच्छ था। पश्चिमी तट पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? तो सोपारा था। ये महाराष्ट्र में स्थित था, ये पश्चिमी तट पे था। पूर्वी तट का एक सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो हमारा ऑप्शन जाएगा ताम्रलिप्ति था या तामलुक था, पश्चिम बंगाल में था। तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा पश्चिमी तट पे था, कौन सा पूर्वी तट पे था, कौन सा सबसे प्राचीन था, बड़ा था। तो सारे फैक्ट यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। सोने के सिक्के को क्या कहा जाता है? तो हमारा ऑप्शन जाएगा निष्क और स्वर्ण कहा जाता है। चांदी के सिक्के कौन कौन से होते थे? पण चांदी का सिक्का था, रूप चांदी का सिक्का था, सारपण चांदी का होता था, शतमान चांदी का होता था, धरण चांदी का होता था। तांबे का सिक्के क्या कहलाते थे? माशक और कांकड़ी कहलाते थे। तो यहाँ से सोने के सिक्के कौन से थे या नहीं थे, कौन सा चांदी का सिक्का था या नहीं था, या कौन सा तांबे का सिक्का था या नहीं था, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। फिलहाल मौर्य काल से संबंधित सारी चीज़ें मैंने क्लियर करवा दी हैं। अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिए। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एंशिएंट हिस्ट्री से ही मैं अगला वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊँगा, और क्रमशः आप लोगों को उपलब्ध कराता रहूँगा।